चलो अभी हमारा मोनोटोनिसिटी का लेक्चर नंबर 2 एओडी पार्ट 3 था। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पे खत्म किया था, अभी यहीं से शुरू कर लेते हैं और एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आगे करते जाते हैं एक एक करके। ठीक है, देखते हैं। आज एक्सरसाइज 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस आज करके देने का प्रयास करूंगा पूरा लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3 के जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो करके देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो फंक्शन दे रखा है और आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। मतलब यहाँ पे तो गिवन इंटरवल दिया हुआ है ही, बट आपको फिर भी बताना है कि इस इंटरवल में पूरा तो फंक्शन इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर रहा है। स्पेसिफिकली बताना है कि इस इंटरवल का किस हिस्से में फंक्शन इंक्रीज करना है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। सही है, तो वो कितना हो जाएगा 3 cos 3x माइनस माइनस प्लस 3 sin 3x, कुछ ऐसे ही होगा, है ना, कुछ ऐसे ही होगा कहानी। अभी अगर ये जेई पे ये क्वेश्चन आता तो मैं क्या करता, यहाँ पे डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता फॉर इंक्रीजिंग, और tan 3x ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो -1। इस इनइक्वालिटी को ग्राफ से सॉल्व करके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है जिसको ग्राफ से अपन tan 3x का ग्राफ बना के -1 से बड़ा वाला कौन सा इंटरवल है देख लेते हैं अकॉर्डिंग। बट एज ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है, तो ये बोर्ड एग्जाम में मैं ट्रिगो इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, डायरेक्टली ग्राफ वगैरह ना करके डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। देखो कैसे करेंगे, कि ये टेक्निक सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 को बाहर निकाल दो, है ना, और अंदर रख दो आप sin 3x प्लस cos 3x। सही है ना। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी आप इसको 3√2 लिख दो और 1/√2 अंदर घुसा दो, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो साइन ऑफ 3x प्लस π/4 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अभी आप क्या लिखोगे, फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, fx टू बी इंक्रीजिंग, f डैश x जो है वो क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। दैट इज साइन ऑफ 3x प्लस π/4 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 3√2 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अभी साइन ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होता है, बस इतना सा आप बताओ। साइन ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होता है। ठीक है, तो वो बोलेगा कोई 0 से पाई में होता है। ठीक है, फिर पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है, 2 पाई से 3 पाई में वापस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एज मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा हूं, 0 से पीछे में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इंटरवल जो है वो पूरा पॉजिटिव इंटरवल है। ठीक है, तो 3x प्लस π/4 जो होगा वो बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, 0 से पाई में बिलोंग करेगा। ये तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, बट उससे तो मुझे x निकालना है ना। 0 से पाई में बिलोंग करेगा, है ना। फिर अगर मैं ध्यान से देखो तो 2 पाई से 3 पाई में भी बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है ना, यूनियन एंड सो ऑन, ऐसे चलना होगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेगेटिव में मत जाओ क्योंकि इंटरवल में नेगेटिव है ही नहीं, बट फिर भी अगर नेगेटिव में चले जाते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि -π से -2 पाई वाले इंटरवल के लिए x जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, बट ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि आप देखो कि साइन थीटा पॉजिटिव सबसे पहले नेगेटिव साइड में किधर होता है, -π से -2 पाई में। तो अगर -π से -2 पाई यहाँ पे आप लेते हो तो इसका वैल्यू -π से -2 पाई होना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू -π से -2 पाई के बीच में होना है, दैट इज नेगेटिव होना है, तो उसके लिए तो x को डेफिनेटली नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे -π/4 होता तो मैं नेगेटिव के बारे में जरूर एक बार सोचता। ठीक है, बट अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या हो जाएगा कि 3x का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है ना। 3x का वैल्यू, बहुत बच्चे इसमें sin 3x प्लस π/4 का डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ भी निकाल सकते हो। अकॉर्डिंगली वो आपकी चॉइस है कि किस तरीके से अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सारे ऑप्शंस में आपके सामने खोल के रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -π/4 से 3π/4, है ना, यूनियन 2 पाई माइनस π/4 विल बी योर 7π/4 से 11π/4। ठीक है, एंड सो ऑन, यूनियन देकर के चलता जाएगा ये चीज। ठीक है ना। तो और अगर एक और इंटरवल ले लेता हूं तो शायद कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। 3 पाई से 4 पाई तो नहीं होगा, 4 पाई से 5 पाई होगा। ठीक है, तो 4 पाई से 5 पाई अगर ले लेता हूं तो 4 पाई माइनस π/4 दैट इज आपका 15π/4 हो जाएगा, और जब डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तब तो ये 12π/4 हो जाएगा, 15π/12 हो जाएगा, जो पाई से बड़ा है, और पाई से बड़ा तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, मतलब ये लिखना ना लिखना बराबर है।
सिर्फ इतना तक लिखेंगे तो ही काम चलेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। देखो यूनियन देकर के यहाँ पे और भी बहुत से सारी चीज आएगा, बट 3x को मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है ना, यूनियन देकर के आप डॉटेड रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो x से जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई, दैट इज इधर भी आएगा डॉटेड, ठीक है, इधर भी आएगा, इधर से भी आएगा डॉटेड। तो माइनस पाई बाई 12 से 3 से डिवाइड कर दो सारे एक्सट्रीम वैल्यूज को, माइनस पाई बाई 12 से 3 पाई बाई 12 यूनियन 7 पाई बाई 12 से लेकर के 11 पाई बाई 12 यूनियन चलता जाएगा, ठीक है। कभी आप लिखोगे बट एज x belongs to 0 से पाई, therefore fx increases in the interval, fx increases in the interval। कौन सा इंटरवल में भाई इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, 0 से 3 पाई बाई 12 यूनियन 7 पाई बाई 12 से 11 पाई बाई 12 है, यहाँ पे तो इंक्रीज करेगा, और रिमेनिंग जो इससे इसको माइनस करके जो रिमेनिंग बचा हुआ हिस्सा है उसमें ऑब्वियसली फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर किसी a से b इंटरवल में आपको मिल गया कि a से c तक, सच दैट c इज इन बिटवीन a एंड b, a से c तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली c से b तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। एंड डिक्रीजेस इन द इंटरवल लिख देना, x बिलोंग्स टू क्या 3 पाई बाई 12 से 7 पाई बाई 12 तक, ठीक है। इनके बीच में होगा ना 0 3 पाई बाई 12, ठीक है, फिर 7 पाई बाई 12, फिर 11 पाई बाई 12, और फिर जाकर के आएगा पाई, क्योंकि पाई से छोटा है ये सारे वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे हमें इंक्रीज मिल गया, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज मिल गया, तो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज होगा ना, यूनियन लेकर के आएगा 11 पाई बाई 12 से पाई तक, दैट्स इट, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में करोगे, है ना, प्रॉपरली। और अगर आपको ग्राफ से कंफर्टेबल हो तो जेई वगैरह में अगर आता है तो ग्राफ से करो, अदरवाइज तो आप बोर्ड में इसी तरीके से करो, मैं सलाह दूंगा, ठीक है। और अगर ज्यादा नंबर देख रहे हो ना कि दिया हुआ है, ठीक है, तो कम से कम एक बार ना वो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल ना आप शो ही कर देना, ठीक है। अगर 4 मार्क ना देकर के इसी क्वेश्चन में 6 मार्क दे देता है ना, तो आप एक बार वो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल, फिर मतलब ऐसे यहाँ पे लिखना मत एंड डिक्रीजेस इन द इंटरवल, मतलब आप 4 मार्क 6 मार्क कुछ भी हो, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही करना, जब भी डिक्रीजिंग निकालने बोलेगा ना, मतलब बोला या फिर नहीं बोला, आप ऐसे मेरी तरह मत करना। फिर अगेन आप लिखना फॉर fx टू बी डिक्रीजिंग f dash x लेस देन इक्वल टू 0, है ना, फिर दिस लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन हो जाएगा, ये पाई से 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई से 4 पाई हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन निकाल करके आंसर निकाल देना, क्लियर, समझ आ रहा है ना, ठीक है। फिर माइनस पाई से 0 ये भी ऑप्शन हो सकता है ना, अकॉर्डिंगली आप करना, समझ आ रहा है ना, मैंने आपको बता दी सारे रास्ते, अभी आप करना, बट बोर्ड्स में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और डिक्रीजिंग वाला ऐसे आप डायरेक्टली ना लिख के सॉल्व करके दिखा देना, जैसे इंक्रीजिंग वाला किए हो, समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना प्रॉपर्ली, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो तो अभी बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन में, प्रूव दैट दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3। समझ में आ रहा है ना। चलो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं 5 करना है हमें। तो fx बराबर x प्लस 1 बाई एक्स, ये एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये इंक्रीज कर रहा है x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप सबसे पहले डेरिवेटिव निकालोगे, तो डेरिवेटिव आपका ये आएगा, है ना। अभी आप लिखोगे फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, आप पूरा स्पेलिंग करके लिखना, f dash x should be greater than equal to 0। तो f dash x को और थोड़ा सा सुंदर करके रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये नथिंग बट आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये अगर वे भी कर आप देखते हो साइंस स्ट्रीम, तो ये प्लस माइनस सॉरी इवन डिग्री है ना, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा और इसके बाहर इंक्रीज करेगा, therefore fx increases for all x belongs to माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, एंड डिक्रीजेस for all x belongs to, है ना,
जो उल्लू होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे -1 से 1 लिख देगा, बट जो होशियार बच्चा है वो -1 से 0 पे ब्रेक करेगा, बिकॉज 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान से डोमेन टेस्ट करना मत भूल जाना। ठीक है, डोमेन क्लियर होगा तभी जाकर के सही से सारी चीज बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर? दैट्स इट, वही हो गया इसका सॉल्यूशन। अभी तो बस आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए बोला था, देयरफॉर fx इंक्रीजिंग, fx इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजेस, या फिर fx इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 1 डायरेक्टली दे दोगे। ठीक है, x लेस देन -1 के लिए भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली किस तरीके से आंसर करना है आप समझ गए होंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। एफ थीटा कोई फंक्शन दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा इन 0 से π/2। ठीक है, तो एफ थीटा 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। सही है, तो एफ टेस्ट थीटा निकाल देते सबसे पहले। कितना आएगा? 2 प्लस कॉस थीटा जनाब का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, 4 sin थीटा का डेरिवेटिव 4 cos थीटा माइनस इधर कितना आ जाएगा 4 sin थीटा इंटू 2 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और इधर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 है, क्योंकि यहाँ पे ये f थीटा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा, तो ये 4 आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर आप वापस सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको वापस अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो cos थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सही है क्या? ठीक है, तो अभी आपको क्या बोला गया है? इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो फॉर एफ थीटा टू बी इंक्रीजिंग, आप क्या कमेंट दोगे कि एफ टेस्ट थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हिच कंक्लूड्स cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी ये हमेशा पॉजिटिव है, 0 भी नहीं हो सकता है। अगर 0 होता तो मैं इसको रख देता यहाँ पे, और ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव अगर है तो सबका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होना है तो cos थीटा को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। दैट इज यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी इफेक्ट नहीं होगा, इसको इधर डिवाइड कर दिया तो भी इनइक्वालिटी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है। 0 भी नहीं हो सकता, अगर 0 होता तो दिक्कत देता है ना। 0 को आप हटा नहीं सकते हो, है ना। जैसे देखते हो ना आप, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर x स्क्वायर आता है तो मैं इसको यहाँ पे ही रख करके सॉल्व करता हूँ। क्या x स्क्वायर को मैं कभी भी इधर लेकर के मल्टीप्लाई किया? नहीं किया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी कर्व वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले बता के दे रहा हूँ, ध्यान से ये सब पढ़ना। ठीक है ना? अगर आपका डिनोमिनेटर वाला पूरा हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तभी जाकर के आप इसको रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर ये 0 होने का चांस बनता है तो आप कभी भी इसको यहाँ से हटा नहीं सकते। बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सिंस 4 माइनस cos थीटा एंड 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना, आर पॉजिटिव। आप पॉजिटिव स्पेलिंग करके लिखना, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, तो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया तो हम बोलेंगे ना, तो इसका एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा थीटा 0 से π/2, है ना। तो वही आपको प्रूफ करने बोला है। therefore थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इज, ऐसे लिखो, वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। नहीं तो एग्जामिनर हमको गलत समझ सकता है कि शायद उनको लगेगा कि इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन हमको पता है, लेकिन उनको भी दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे अंदर ज्ञान है कि ये इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन है। तो दिस थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एबव इनइक्वालिटी। ठीक है, आप अभी कंक्लूड कर दो। हेंस फंक्शन एफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 क्लोज। ठीक है, क्लियर है? तो बस हो गया। नोट कर लो प्रॉपर्ली कॉपी में और समझ जाओ चीजों को, है ना। अगर मैंने कहीं पे स्टेप वगैरह स्किप किया है तो आप वो मत करना बोर्ड्स में, बट जे में अगर है तब तो आप नोट पे करो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है? चलो, आधा कैलकुलेशन दिमाग में खत्म कर दोगे तो बेहतर है। चलो आगे देखते हैं। 10x माइनस 4x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -π/3 से π/3 में।
तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? वही डिफरेंशिएशन करेंगे और क्या करेंगे, है ना। 10x माइनस 4x गिवन, या फिर वी हैव, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 4। अभी थीटा बिलोंग्स टू π/3 से -π/3 से इंटरवल में sec x का वैल्यू क्या होगा वो हमें सबसे पहले जज करना होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/3 से π/3 वी हैव sec x बिलोंग्स टू, हियर इज द ग्राफ ऑफ sec x, ठीक है, -π/3 से π/3 है ना भाई, दैट इज -π/2 से π/2 वाले रीजन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाता है 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ sec फंक्शन, ठीक है ना, पूरा दुनिया जानता है। ये -π/2 होता है, ये π/2 होता है ना, π/3 कहीं इन पे होता है और -π/3 इन पे होता है। इवन फंक्शन है तो π/3 पे जो वैल्यू आएगा -π/3 पे भी वही है वैल्यू आएगा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा ना, ठीक है। तो -π/3 से π/3 पूरा इंटरवल में sec x का वैल्यू तो 1 से वही वैल्यू होगा ना, 1 से sec π/3 तक होगा, क्योंकि sec ऑफ -π/3 एंड sec π/3 बोथ आर सेम, है ना। इवन फंक्शन आप जानते हो, ये 1 पे तो क्लोज्ड आएगा और sec π/3 पे क्लोज्ड आएगा या नहीं वो डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर। एज इन दोनों पे ओपन है, क्योंकि इन दोनों पे तो sec π/3 मिल रहा है ना, 1 तो 0 पे मिल रहा है, 0 तो इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, इसीलिए क्लोज्ड आया, और यहाँ पे ओपन आ जाएगा क्योंकि इन दोनों जगह पे ओपन दिया हो, ठीक है ना। दैट इज sec x बिलोंग्स टू 1 से sec π/3 मतलब कितना है भाई, 2/√3 है ना, 2/√3 है क्या, ये 2 है, 2 है डेफिनेटली 2 होगा ना, क्योंकि cos π/3 तो हाफ होता है, तो sec π/3 2 हो जाएगा। तो sec x का वैल्यू 1 से 2 मिल गया। अगर sec x का वैल्यू 1 से 2 मिल गया तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि sec स्क्वायर x का वैल्यू 1 से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर दिखाना चाहते हो तो ये भी दिखा सकते हो, है ना। ये सब अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो ये ग्राफ आप शो कर देना, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। और ये ग्राफ भी आप शो कर सकते हो कि x से आप x स्क्वायर कैसे निकाल रहे हो, है ना। कंसीडरिंग, ये आप कैसे निकालें, कंसीडरिंग sec x इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं t का बात बोलूं तो यहाँ पे f ऑफ t आएगा विच इज t स्क्वायर, f ऑफ t इक्वल टू t स्क्वायर। अभी t का वैल्यू क्या पता है, 1 से 2, एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक्सट्रीम वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा और एकदम स्टार्टिंग वाले वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आएगा, तो 1 से 4 होगा डेफिनेटली, है ना, यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो sec x को t मान लिया और हमने sec स्क्वायर निकालना है, दैट इज t स्क्वायर निकालना है, तो इस 1 से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर आया वो 1 से 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो ओपन है तो यहाँ पे ओपन लगा दोगे, और यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज लगा दोगे। 1 से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा, है ना। ये हम कहां से निकाल रहे हैं, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, दैट इज y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ से निकालते हैं। आप जानते हो ना x से x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यूजिंग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो sec स्क्वायर x हमें मिल गया। अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore sec स्क्वायर x माइनस 4 बिलोंग्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। पूरा पूरा नेगेटिव आ रहा है ना, 0 पे अगर क्लोज होता तो मैं उसको नॉन पॉजिटिव बोलता, बट एज 0 पे क्लोज नहीं है मतलब ये 0 भी नहीं हो सकता, मतलब पूरा पूरा नेगेटिव है। तो therefore हम क्या बोलेंगे, f dash x belongs to -3 से 0 for all x belongs to -π/3 से π/3, ठीक है। that is f dash x is less than 0 for all x belongs to -π/3 से π/3, ठीक है ना। hence fx is कंक्लूजन दे देना, fx equal to this is strictly decreasing, बिल्कुल स्ट्रिक्टली होगा क्योंकि इक्वालिटी भी नहीं आ रहा है ना, डिस्क्रीट पॉइंट में भी 0 नहीं हुआ, और इक्वालिटी सिर्फ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो तभी बोलते हैं ना जब पूरा पूरा इंटरवल के लिए वो 0 होता है ना। बट एज यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज भी क्या है, ये सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो ये तो डिक्रीजिंग ही होगा जो कि स्ट्रिक्टली होगा, है ना, मोनोटोनिक का कोई चांस ही नहीं बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया है, तो ये अगर मैंने कर दिया तो एक और सवाल तो आप खुद से ही बना लेंगे ना, बना लेंगे क्या, 14 वाला क्वेश्चन। तो ये आप प्रॉपर्ली बोर्ड एग्जाम में, मेरा तो हैंडराइटिंग वगैरह आप समझ रहे हो, जल्दबाजी में कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सुंदर लिख नहीं सकता, मैं लिख सकता हूँ, है ना। मैं आप लोगों की तरह अगर लिखने का कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, शीट में लिखता हूँ ना सुंदर से, देखता हूँ तो, बट ऐसे बोर्ड में ये
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा कम है इसका, है ना, स्लिपी ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए मेरा स्लिप हो जाता है, मेरा गलती नहीं है। खैर आप ये नोट कर दो, है ना, तो कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। आप इसी तरीके से सॉल्यूशन लिखोगे अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और जेई में आता है तो इतने से जगह में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, है ना, चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना, लिखूंगा नहीं इतना कुछ, देख लो। इसको बोला इंक्रीजिंग फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में प्रूव करने के लिए। तो इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा -2 sin ऑफ 2x + π/4, ठीक है। अभी x तो दिया हुआ है 3 π/8 से 7 π/8, तो अब लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 π/8 से 7 π/8 वी हैव twice x belongs to 3 π/4 से 7 π/4 and twice x plus π/4 definitely belongs to the interval 3 π/4 plus π/4 कितना हो जाएगा 4 π/4, that is pi से 2 pi हो जाएगा, ठीक है। therefore sin of 2x plus π/4 is definitely क्या होगा less than 0, क्योंकि इस इंटरवल में साइन नेगेटिव होता है ना, तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। फॉर ऑल x क्या है, x ये थोड़ी ना है, नहीं x ये है। इस x के लिए ही तो आपको ये वाला वैल्यू यहाँ पे मिला ना, और ये वाला वैल्यू तो साइन के अंदर है, तो साइन इस वैल्यू पे क्या होगा नेगेटिव होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 π/8 से 7 π/8, ये नेगेटिव हो गया, बाहर -2 है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। जीरो भी नहीं हो सकता है कहीं पे, तो स्ट्रिक्टली भी हो सकता है, बट एज वो लोग क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा है सिर्फ, तो आप इंक्रीजिंग ही लिखोगे, है ना। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड मेंशन करते हैं तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, चलो आगे सोचते हैं, देखते हैं ना, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोला है कि ये पूरा पूरा रियल नंबर में इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूफ करो, ठीक है। तो फंक्शन को पकड़ो सबसे पहले, वो क्या आएगा twice x plus cot inverse x plus logarithm of √1 plus x square minus x, सही है। चलो अभी देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f dash x क्या आएगा 2 आएगा, cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/1 plus x square, एंड log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 plus x square minus x, और इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x डिवाइडेड बाय √1 plus x square minus 1, ठीक है। चलो अभी एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा आपका कैंसिल आउट होने के बाद -1/√1 plus x square, कुछ इस टाइप का आ जाएगा, सही है क्या। चलो तो √a और a का एलसीएम क्या होता है भाई, डिफाइंड होगा क्या, डिफाइंड तो होना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में अपन नहीं सोचेंगे। बेसिकली तो इरेशनल और रैशनल का एलसीएम डिफाइन नहीं होता है, आप भी जानते हो, है ना, बट यहाँ पे हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों के दोनों रैशनल हो सकता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा इरेशनल ही होगा, और x तो यहाँ पे इमेजिनरी हो नहीं सकता है। खैर मल्टीप्लाई करके सिंपल जैसे ऐड करते कर लेते ना भाई, क्या दिक्कत है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है तो क्या करें, एक काम करते, इसको सिंप्लीफाई कर देते पहले, इस 2 को हटाते, तो ये 1 plus x square हो गया, तो ये 2 plus twice x square minus 1, ऐसा सीन बन गया। चलो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बन गया आपका 1 plus twice x square डिवाइडेड बाई 1 plus x square, है ना। बेस डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ऊपर नीचे, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 plus x square नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 plus 2x square minus √1 plus x square, सही है क्या, सही है ना भाई। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो 14 का डोमेन तो रियल होता है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, इसको डिफाइन होने के लिए √1 plus x square हमेशा x से बड़ा होना पड़ेगा, अगर x नेगेटिव है तब तो होगा ही, स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और अगर x पॉजिटिव है तब भी ये वैलिड है, x बिलोंग्स टू रियल आएगा डोमेन, तब भी ये वैलिड है, और बोल के दिया ऑन रियल नंबर प्रूफ करना है,
क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तब भी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू ही x आएगा, तो प्लस 1 अगर कर देंगे तो ये वैल्यू तो इससे ज्यादा होगा ही ना, तो x तो रियल है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे हम लोग प्रूव करें कि ये चीज ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 कैसे प्रूव करें? डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, डायरेक्टली पता चल रहा है, नहीं न्यूमरेटर के बारे में कैसे हम लोग क्या कुछ सोचे, वही सोचने वाला पॉइंट है ना, वही चीज तो सोचने वाला चीज है ना। 1 प्लस 4x टू द पावर 4 पॉजिटिव इसको दिखाना पड़ेगा ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, अदरवाइज तो कोई काम नहीं बनेगा। 1 1 कैंसिल, 4x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर दिखा सकते हैं, रैशनलाइज कर दो इसको, रैशनलाइज कर दो, तो इसको अगर रैशनलाइज कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा ना, बोल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिमाग में क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहे ताकि दिमाग में क्लिक करे, ठीक है। तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूंगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा है ना, 4x टू दी पावर 4 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अभी x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये इवन डिग्री है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये अंडर रूट क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन द कंप्लीट रियल नंबर सेट। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको फंसाया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके का क्वेश्चन दे करके, जहाँ पे दिमाग लगता है तो लगेगा कहाँ पे, कंसेप्ट में नहीं लगेगा, सिंप्लीफिकेशन में लगेगा, ठीक है ना। इस चीज को कैसे आप पॉजिटिव दिखाओगे उस जगह पे बहुत बच्चे क्या 99.9% जनता जो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और अब पहले से अगर किया हुआ नहीं है तो यहाँ तक आकर के वो रुक जाएंगे। एग्जाम प्रेशर में बहुत ही कम बच्चा इसको रैशनलाइज करके जो पॉजिटिव दिखा सकते वो सोच पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर 6 मार्क है तो 3 मार्क्स तो इसी कैलकुलेशन में हो गया, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ तक जो छोड़ के आएगा उसको दिया जाएगा 2-3 मार्क्स, है ना। बट पूरा 6 तो उसी को मिलेगा जो ये कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन तभी दिमाग में चमकेगा, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि जो पता है तो दिमाग में कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। इसीलिए सब्जेक्ट का फ्लेवर ही अलग है, ठीक है। ये चीज पता नहीं है ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको, नहीं, सारी चीज यहाँ पे पता है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं है ये, याद रखना, ठीक है। पता है सारी चीज यहाँ पे, बट फिर भी आपका दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों? केमिस्ट्री में जो भी पता होता है क्लिक हो जाता है इजीली, बट यहाँ पे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका प्रैक्टिस वीक है, ठीक है। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तभी जाकर के क्लिक होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो जितने भी वैरायटी मैंने अपनी जिंदगी में देखा, सारे तो नहीं बता सकता, सारे बता दूंगा तो आप टीचर बन जाओगे, नहीं। बट जितना पॉसिबल हो और जितना जरूरत हो आपके लेवल में, है ना, आईटी का लेवल, तो जितना जरूरत है अननेसेसरी चीज को हटा करके उतना तो सारी चीज बता करके दे रहा हूँ। उससे ज्यादा समय होगा तो जरूर बताएंगे, नहीं। एक बार सिलेबस खत्म हो जाने तो फिर देखो क्या क्या नहीं पढ़ाते आपको। चलो नंबर 10, ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल इंक्रीजिंग और द फॉलोइंग, अच्छा ये फंक्शन इन चारों में से कौन सा इंटरवल में इंक्रीज करना है ये आपको गैस करना है। चलो तो ये है आपका ये फंक्शन। तो इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव क्या दिख रहा है 100x to the power 99 प्लस cos x। अब ये एलिमिनेशन करना होगा, ठीक है, क्योंकि दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके इनइक्वालिटी सॉल्व करके x का इंटरवल निकालना मैं तो नहीं कर सकता, आप अगर कर सकते हो तो करो, ठीक है ना। बट दुख की बात है आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होगा, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना बेसिक फंडे को यूज करके एलिमिनेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। 0 से π/2, 0 से π/2 पहली बात है। पहली बात देखो जरा, 0 से अगर मैं बोलता हूँ 0 से 1, 0 से 1, अभी 0 से 1 पे कॉस का ग्राफ एक बार देखो ना क्या होता है। कॉस ऐसे होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है। π/2 तो 1.57 होता है, 1 यहाँ पे होता है। तो 0 से 1 में तो कॉस ऐसे ही अबव x एक्सिस है, दैट इज पॉजिटिव है ना। और 0 से 1 पूरा इंटरवल पॉजिटिव है, तो ये x to the power 99 तो पॉजिटिव होगा ही होगा ना। तो 0 से 1 के लिए ये तो पूरा पॉजिटिव होगा ही होगा।
तो इसमें तो कोई सोचने वाला बात है ही नहीं। अगर सिंगल करेक्ट है तब तो डायरेक्टली सी को मार्क कर दो, है ना, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। बोले सर एक और अगर आंसर हो गया, अभी सिंगल करेक्ट में कैसे हो सकता है, अगर होता है तो बोनस हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो आगे अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉजिटिव वाला इंटरवल नोट करके निकालो, π/2 से पाई। अच्छा, π/2 से पाई, यहाँ पे तो कॉस पूरा पूरा नेगेटिव है, ठीक है ना। बट आप ध्यान से देखो एक चीज कि कॉस अगर नेगेटिव होता भी है, ठीक है, π/2 से पाई में ये नलायक कितना बड़ा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 1.57 से 3 उसका पावर में 99 इंटू 100, वो कितना बड़ा हो जाएगा। कॉस नेगेटिव अगर होता भी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, -1 से 1 हो सकता है। समझ आ रहा है ना मेरी बात। तो -1 से 1 इस इतना सा सॉरी -1 से 0, इस -1 से 0 वाली नेगेटिव वैल्यू कभी भी इतना बड़ा पॉजिटिव वैल्यू को ओवरकम कर पाएगा क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि प्लस और माइनस मिलकर के आंसर तो हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है ना। फॉर π/2 से पाई ऑल्सो, है ना, इस इंटरवल के लिए भी आंसर जो है वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और 0 से π/2 में सोचते हैं। 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव, बिल्कुल 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। 0 से π/2 में तो बिल्कुल ओके है ना। तो और -1 से 1, -1 से 1 मतलब इधर इधर -1 से 1 पे वैल्यू क्या होगा कॉस का, कॉस ऑफ 1 से लेकर के 1 आएगा, ऐसे होगा ना। -1 से 1 पे, -1 और 1 दोनों पे ओपन है, तो कॉस ऑफ 1 से 1 होगा, तो कॉस ऑफ 1 से 1 हो जाता है, मतलब -1 से 1 पे तो कोसाइन तो पॉजिटिव है, ठीक है। बट स्टिल आप देखो कि अगर मैं माइनस मान लो -½ ले लेता हूँ, तो -½ में ये तो पॉजिटिव होगा, बट ये नालायक जो है ये तब की बात तो नेगेटिव हो जाएगा ना, और बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बहुत बड़ा होगा क्या, लग नहीं रहा यार, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा -1 से 1 पे चेक करना। -1 से 1 इन द सेंस -1 से 0 पे चेक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बड़ा खतरनाक हो गया। -1 से 0 पे अपन ये बोल सकते हैं ना, -1 0 से 1 में तो वो पॉजिटिव है, ऑप्शन 3 से पता चल रहा है, बट -1 से 0 पे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये जज करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि तब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और ये जो नेगेटिव होगा ये भी ऐसा नेगेटिव है जो बहुत छोटा नेगेटिव आएगा, और ये भी बहुत छोटा पॉजिटिव है। तो कौन किसको ओवरकम कर पाएगा या नहीं, वो जज करना बड़ा मुश्किल है। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। तो -1 से 0 इस इंटरवल में तो अपन शायद ही बता पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सिंपल सा -½ भी अगर उठा के देखते हो तो -100/2⁻99 आएगा, और इधर cos ऑफ हाफ आएगा, ठीक है ना। तो ये cos ऑफ हाफ वाला वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, ये भी 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ। तो एक दूसरे को कैंसिल करके पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ABC तो करेक्ट है, बट D ऑप्शन में मैं कोई कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये तब तक नहीं बता सकते, शायद ये कोई मिस्टेक होगा या फिर मेरे को चेक करके बताना पड़ेगा एक बार। नहीं, ये ऑप्शन आप याद करना। बोले सर इस क्वेश्चन में -1 से 0 पे कैसे चेक करें, दूसरा कोई आइडिया तो लग नहीं रहा है अभी फिलहाल, तो पता नहीं चल रहा है ना। ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, वो पता करने का कोई तरीका तो अभी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इतना सा सोच सकते हैं, इतना सा तो सोच सकते हैं ना, क्या सोच सकते हैं, एक चीज देखो, इतना सा तो जजमेंट कर पाएंगे। क्या जजमेंट, मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, -1 पे 0 पे टेस्टिंग करना है ना, तो -1 पे फंक्शन का वैल्यू देखो ना क्या आ रहा है। -1 पे ये हो जाएगा +1, अच्छा -1 पे ये हो जाएगा +1 ना, तो +1 -1 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ -1 हो जाएगा -sin1। -sin1 तो बहुत ही छोटा नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। और 0 पे अगर मैं सोचूं तो ये भी 0, ये भी 0, ये -1,
यह आ रहा था माइनस साइन 1 और ये 0 पे आ रहा है -1, ठीक है, 0 पे -1। तो अगर ये शुरू यहाँ पे हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है, तो कभी भी -1 से 0 पे ग्राफ इंक्रीज कर सकता है क्या? या तो ग्राफ डिक्रीज होकर के इंक्रीज होकर के डिक्रीज ऐसा कुछ होगा, या तो मुझे एग्जैक्ट नेचर तो नहीं पता, या तो ग्राफ कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा। बट इतना तो कंफर्म है, अगर -1 पे वैल्यू छोटा आ रहा है और 0 पे वैल्यू उससे भी छोटा आ रहा है, तो गारंटेड है कि -1 से 0 पे फंक्शन कभी भी इंक्रीज कर ही नहीं पाएगा। और अगर -1 से 0 पे फंक्शन कभी इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो ये कंफर्म है कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो छोड़ने वाला था, देखो थोड़ा सा सोचा, अचानक से दिमाग में आया, थोड़ा सा सोचा तो बन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से वही है कैलकुलस, समझ में आ रहा है? दिखता है तो दिखता है, जिसको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, क्लिक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग देखो ये लॉजिक आप लिख करके रखना है ना। फंक्शनल वैल्यू एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स अपन चेक करके ये जजमेंट दे दिए कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में इंक्रीज नहीं कर सकता है, दैट इज आंसर हो जाएगा ABC। ठीक है, तो वही स्किल जो है वो आपको डेवलप करना है ना। वो मेरा कैसे डेवलप हुआ मेरे को नहीं पता, ठीक है, सवाल करते करते अपना आप कभी ना कभी डेवलप हो जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई फिक्स्ड मंत्र नहीं जो आपको मैं सुनाऊं और आप सीधा सीधा बोलोगे सर नहीं हमारे को ये चीज़ तो समझ आ गया या फिर याद हो जाएगा या फिर हम भी ऐसे सोच लिए। नहीं, आपको सवाल लगाना पड़ेगा, जितना वेरिएशन डालोगे अपने दिमाग में उतना जल्दी आप सीख जाओगे। ठीक है, नोट करके रखना अच्छे से, बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो बोर्ड्स में तो शायद उम्मीद नहीं करूंगा इस प्रकार का क्वेश्चन, बट ये वन ऑफ द चॉइस ऑफ जी एग्जाम हो सकता है आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx बराबर x टू द पावर x इंक्रीजिंग। ये और कितना करूं बोलो? ठीक है ना, पहले डेरिवेटिव निकालो, रामायण करो, ठीक है, करो नहीं लिखो, ठीक है, इसको तो y मान लो, है ना, फिर log ले लो, फिर जो भी करना है कर लेना। बोर्ड वाले मेथड से दोनों तरफ log लेकर के डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ये वो करके लिख देना। मैं डायरेक्टली f डैश x लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया एक बात हमारा, है ना। अभी हमें ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग कहाँ पे है और डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग होगा क्या? f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f डैश x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 1 प्लस log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोले क्यों? क्योंकि x टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। इक्वल टू मत लगा देना यहाँ पे जोश में, एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। बेसिकली रियल भी नहीं होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, जो कि शायद दिया भी है यहाँ पे। ये देखो x ग्रेटर देन 0। अगर इस क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 नहीं देता है तो पूरा दुनिया वाले क्वेश्चन के पीछे लग जाएंगे कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, बट भावनाओं को समझना है आपको। ठीक है, चलो, तो log x जो है ग्रेटर देन -1, तो यहाँ से x का वैल्यू जो है मैं क्या बोल सकता हूँ? बेस में कुछ नहीं दिया तो मैं e मानूंगा। ऑब्वियसली मैंने बार बार बोला कि मैथमेटिक्स में बेस ही चलता है। ठीक है, तो e टू द पावर -1 1/e हो जाएगा, दैट इज 1/e से इंफिनिटी हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग इंटरवल। और ऑब्वियसली 1/e से इंफिनिटी अगर इंक्रीजिंग इंटरवल है तो डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? क्योंकि x तो ग्रेटर देन 0 है ना, है ना। ये मत लिख देना कि -इंफिनिटी से 1/e पे डिक्रीज होगा। अबे गधा, ये तो डोमेन में नहीं है फंक्शन का। ठीक है, तो 0 से 1/e पे फंक्शन डिक्रीज होगा और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होगा। कमेंट कर देना खुद से, ठीक है, सुंदर से लिख देना अच्छे से, सही है। सॉल्यूशन जब लिखोगे मेरे तरह मत लिखो, अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो अभी करते 2 सवाल बाकी है, 13 और 15 कर लेते फटाफट, देखते हैं आगे। 13 में क्या बोल रहा है? 13 में क्या बोल रहा है? fx से √3 sin x minus cos x minus twice ax plus b। fx is your √3 sin x minus cos x minus twice ax plus b। सही। तो for a greater than equal to 1, ठीक है ना, this function is decreasing on real number, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो अपने को देखना है, समझ आ रहा है। ये नहीं देखना है, सॉरी, ये डिक्रीजिंग बोल के दे दिया
तो उसके अच्छा ये मतलब इस प्रकार का स्पेशल क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3 में भरे भरे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एक बहुत ही अच्छा और सुंदर पैटर्न है, अभी तक बोर्ड्स में तो आया नहीं है ना। फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का इंफॉर्मेशन दे देता है और आर्बिट्ररी पैरामीटर जो होता है वो डिटरमाइन करने बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो शो दैट बोल दिया है, बट फिर भी आप मान के चलो कि ए आपको निकालना है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग आपको पता है, उसके बाद जाकर के आपको सारे खेल खेलना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश निकालोगे यहाँ से। एफ डैश क्या हो जाएगा, √3 कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस ट्वाइस है, ठीक है ना। अभी इस फंक्शन का डोमेन और रेंज पूरा दुनिया को पता है निकालना, a cos x प्लस b sin x का रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला आपको याद है माइनस √a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b², वो डायरेक्टली मत लगा देना, है ना। बोर्ड्स है ना, थोड़ा सा फीलिंग्स के साथ समझना चाहिए आपको, है ना, भावना को, उनका भी भावना को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आपसे कैलकुलेशन करवाए, है ना, तो उनका कैलकुलेशन में उनको साथ दे दो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे तो मेरे को क्लियरली दिख गया कि √3/2 अगर नीचे आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा नहीं दिखता तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको वो √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब जानते हो ना कि इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इसका रेंज निकालने का तरीका भी वही है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा रखा है ये सब, ठीक है। तो √a² प्लस b² से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वही से मैंने मल्टीप्लाई किया, √a² प्लस b² क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना, वही से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया। तो ये बन जाएगा आपका cos x, है ना, cos π/6 प्लस sin x sin π/6, ठीक है। आप चाहो तो आप साइन में भी बना सकते हो फॉर्मूला। तो ये 2 cos x माइनस π/6 हो रहा है, सही है, a माइनस b, है ना। अभी आप जानते हो कि cos x माइनस π/6, cos x माइनस π/6, है ना। कहने का तो एक लाइन का सवाल है, बट बोर्ड में तो लंबा कर रहा हूँ, इसीलिए ये हमेशा -1 से 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर या फिर एम्प्लाइज 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज भी -2 से 2 के अंदर आएगा ना, ठीक है। तो √3 cos x प्लस sin x जो होगा वो -2 से 2 के अंदर है, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, वो -2 से 2 के अंदर है, समझ में आ रहा है ना। दैट इज इस चीज का आपको रेंज मिल गया -2 से 2, समझ में आ रहा है। तो अभी आप लिखो एज fx इज डिक्रीजिंग, क्वेश्चन में बोल के दे दिया ना fx इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हो ना, देयरफॉर f dash x जो है वो गारंटेड है लेस देन इक्वल टू 0 होगा, दैट इज √3 cos x प्लस sin x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -2a हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी मजेदार खेल आएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी रिवर्स ही नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा, लेस देन हो जाएगा ना। मैंने इसको इधर लेकर के आ गया, इसको इधर लेकर के चला गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, वैसे के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन हो गया पहले, फिर इसको पलट दिया, ठीक है। तो ये ट्वाइस से लेस देन दिस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका जो वैल्यू है वो क्या है, जरा ध्यान से देखो, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है, ये -2a होना चाहिए, वही मैं सोच रहा था, -2ax का डिफरेंशिएशन -2a होगा ना, तो ये +2a हो गया, ठीक है। तो अभी और कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको घुमा दो, ठीक है। अच्छा, अभी इसका वैल्यू आपको पता है -√2 से 2, अगर ट्वाइस से इस पूरे एक्सप्रेशन से बड़ा है, मतलब ट्वाइस से अगर इस पूरा एक्सप्रेशन से बड़ा है तो ट्वाइस से मस्ट बी, देयरफॉर ट्वाइस से मस्ट बी ग्रेटर देन, ट्वाइस से अगर इससे पूरा बड़ा है तो ट्वाइस से इसका मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा ना, और ट्वाइस से अगर इसके पूरा छोटा होता तो ट्वाइस से इसका मिनिमम वैल्यू से छोटा होता। अगर मैं x लेस देन इक्वल टू a से b लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि x लेस देन इक्वल टू a या फिर b। अगर x b से छोटा है तो जरूरी नहीं है कि x a से भी छोटा होगा, बट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि पूरा इंटरवल से छोटा है, तो डेफिनेटली जब भी छोटा होता है तो मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो ये क्या हो जाता, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं a लिखूं तो x a से बड़ा है, उसका मतलब ये नहीं कि x b से भी बड़ा होगा, समझ में आ रहा है ना। बट बोल रहा है कि पूरा इंटरवल से बड़ा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा।
वही जो कि आपका इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट है वही अप्लाई कर रहा हूं। इस इनइक्वालिटी को देख करके आपको ये समझना पड़ेगा कि देयरफॉर ट्वाइस ए मस्ट बी ग्रेटर देन maximum value of root 3 cos x plus sin x, ठीक है ना। that is twice a must be greater than equal to 2 since maximum value of जो भी लिख देना is 2, ठीक है। तो twice a greater than equal to 2 आ गया, तो a greater than equal to क्या आ गया 1 आ गया, जो कि आपको शो करने बोला था। अभी या फिर शो करने बोले या फिर a का वैल्यू निकालने बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर है। तो ये एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम है ना, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। आपको शीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आप चिंता मत करो, ठीक है। शीट भगवान है, भगवान मेरा भी भगवान, आपका भी भगवान, ठीक है। चलो मैं भी भूल जाता हूँ चीजें, तो कहाँ पे देखता हूँ, शीट में तो देखूंगा ना। चलो तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्लेटफॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच क्या क्या दिया है, देखो fx फंक्शन जो है इंक्रीजिंग बोल रहा है इस इंटरवल में 1 से 2 पे वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो fx फंक्शन जो है वो हो गया आपका x² प्लस ax प्लस 1, तो f डैश x जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस x प्लस a। वी हैव fx इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 एंड f डैश x इक्वल टू ट्वाइस x प्लस a। समझ आ रहा है ना। इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2, है ना। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 1 से 2 में, मतलब 1 से 2 में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो एज fx is increasing for all x belongs to 1 से 2, ठीक है ना। therefore मतलब ऐसा नहीं कि fx हमेशा इंक्रीजिंग है ना, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीज करके आगे डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो f डैश x इस बात का, इस क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही याद आ गया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो बोल दिए। f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2। f डैश x कौन है, ट्वाइस x प्लस a है, ठीक है। तो a का वैल्यू जो होगा वो माइनस ट्वाइस x से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2, ठीक है। देयरफॉर a अगर माइनस ट्वाइस x से बड़ा है तो a किससे बड़ा होगा, a माइनस ट्वाइस x का मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा ना। therefore a must be greater than maximum value of minus twice x, that is minus twice x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि x अगर 1 से 2 है तो ट्वाइस x हो जाएगा 2 से 4, है ना। एक सिंगल इंटरवल है ना, उसको तो ऑपरेट कर ही सकते हो मल्टीप्लाई कर करके, -4 से -2, तो मैक्सिमम कौन आ गया, -4 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, क्योंकि -4 तो -2 से छोटा है ना। नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पलटेगा ना बाहर, ये चीज समझ आता है ना। एज साइड में दिखा देना ये कैलकुलेशन, 1 से 2 है तो ट्वाइस x 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर माइनस ट्वाइस x हो जाएगा -4 से -2, इनइक्वालिटी चेंज होगा बिकॉज आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो माइनस ट्वाइस x का मिनिमम वैल्यू -4 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू -2 हो गया। a अगर इससे पूरा बड़ा है तो a -4 से बड़ा होने से -2 से जो बड़ा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो a ग्रेटर देन मैंने -4 लिख दिया, तो a का वैल्यू अगर -3 हो जाता है तब तो a -2 से छोटा हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू कंप्लीट -2x, वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो इसीलिए बोलता हूं कि अगर a किसी इंटरवल से बड़ा है तो a उस इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा, और a अगर किसी इंटरवल से छोटा है तो a उस इंटरवल का मिनिमम वैल्यू से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, समझ में आ रहा है। ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx of a such that होगा, such that fx ऐड कर देना, such that fx is decreasing on 1 से 2। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू मिल गया -2, तो उधर वाले में ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा, तो लिख देना फॉर fx टू बी डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2, बस यहाँ पे डिक्रीजिंग आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली मिलेगा ट्वाइस x प्लस a लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2, है ना। तो a लेस देन इक्वल टू -2x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो ये आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, तो ये भी साइड में दिखा देना इसको वापस, या फिर एक बार दिखाने से ही होगा।
देयरफॉर कंक्लूड क्या करोगे, ए मस्ट बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ माइनस ट्वाइस एक्स दैट इज 1, सॉरी माइनस ट्वाइस एक्स का लीस्ट वैल्यू कौन है, -4 है, दैट इज a must be less than equal to -4, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू a का क्या हो गया, -4 हो गया, है ना, और इधर आपका लीस्ट वैल्यू हो गया -2, ठीक है। तो इधर भी आपको लीस्ट वैल्यू पूछ सकता था, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, उसका मतलब क्या है कि a का लीस्ट वैल्यू -2 है और इधर a का ग्रेटेस्ट वैल्यू -4, ये दोनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। इस फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस इंटरवल में a को -2 से इंफिनिटी तक होना पड़ेगा, और इस फंक्शन को डिक्रीज करने के लिए इस इंटरवल में a को -∞ से -4 तक होना पड़ेगा। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, और इस यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आप बोल रहे हो ये -2 से बड़ा, यहाँ पे a -4 से बड़ा, मतलब a बिलोंग्स टू 5, दोनों का इंटरसेक्शन, अबे काहे का इंटरसेक्शन, कौन बोला है इंटरसेक्शन लेने का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्या नाटक कर रहा है, समझ आ रहा है क्या, किधर इंटरसेक्शन लेना है किधर नहीं लेना है, तो पता होना चाहिए ना, जबकि क्वेश्चन ही दोनों अलग अलग है, तो क्या इंटरसेक्शन लेना है, क्या करना है। तो ऐसा कंफ्यूजन अगर आता है मन में, आता है बहुत बार, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं आता है बहुत बार, बट संभाल के, है ना, भावनाओं को रोक के रखो, ठीक है, जहाँ पे सही जरूरत हो उसी जगह पे अटैक करो और लगाओ उसको, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। फंक्शन को इस इंटरवल में इंक्रीज करने के लिए a को ये होना पड़ेगा, फंक्शन को इसी इंटरवल में डिक्रीज करने के लिए a को ये होना पड़ेगा, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए और कुछ सवाल देखते हैं, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसी फ्रेम में है क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किए, कि फंक्शन बोल रहा है कि डिक्रीजेस है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, वैसे के लिए वही चीज कि वी हैव fx बराबर a+2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1, सही है। तो अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से डेरिवेटिव निकालोगे, तो f' आप क्या आ जाएगा, a+2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, ये आ गया आपका f', सही है। बोल रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फंक्शन डिक्रीजेस एज fx डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, for all real values of x, therefore f'(x) less than equal to 0 हो जाएगा for all x belongs to real, क्लियर है क्या। तो f'(x) अगर less than equal to 0 हो जाता है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आया वो हमेशा क्या हो जाएगा, less than equal to 0 हो जाएगा for all x belongs to R। तो इसके लिए जो कंडीशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंडीशन, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा less than equal to 0 होना है, तो सबसे पहला कंडीशन a लेस देन 0 होना पड़ेगा, दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, दैट इज 6a का माइनस का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू a+2 इंटू 9a लेस देन, और इक्वालिटी भी ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी है, तो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब d बराबर 0 है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो तो इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि a ग्रेटर देन -2, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं 36a स्क्वायर, ये आ रहा है आपका 9a, है ना, तो ये 1208a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी दिख रहा है आपको 108 इंटू 2 हो जाएगा 216a लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर तरीके से देखें तो ये नेगेटिव में आएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 108 माइनस 36 कितना हो जाएगा बोलो, 98 88 78 72a स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 216a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ से 72 अगर कॉमन ले लेंगे, समझ जाएगा शायद, तो a+3 आ जाएगा, ठीक है ना, दैट इज a इंटू a+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वीवी का अगर बनाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो दिख रहा है a बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी, सही है। अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी भी है, तो यहाँ पे भी आप इक्वालिटी ले लेते हैं, क्लियर है ना, बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इक्वालिटी पे आप अलग से चेक कर लेना,
ठीक है ना, इक्वालिटी पे आप अलग से चेक कर लेना। खैर दोनों का इंटरसेक्शन पहले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 इक्वालिटी चेक कर लेना, चेक करना बेहतर है, किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता है। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ये का जो आंसर है वो क्या मिल गया, ये तो माइनस इंफिनिटी से -3 तो आएगा ही नहीं ना, ये बोल रहा है -2 से बड़ा, ये बोल रहा है ये वाला इंटरवल, तो 0 से इंफिनिटी हो जाएगा आंसर, है ना। वी हैव a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो -3 पे तो चेक करके कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि -3 तो आया ही नहीं, तो आप जबरदस्ती 0 पे चेक कर लो। अगर a का वैल्यू 0 होता है तो ये गया, इधर क्या आ जाएगा 2x³ आ जाएगा, इधर -1, तो 2x³ -1 ये तो पूरा पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो a इज इक्वल टू 0 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ज्यादातर केस में इक्वालिटी वैलिड हो जाता है, बट फिर कोई केस एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे कि क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3 में मिलेगा, समझ आ रहा है ना। तो आप अकॉर्डिंगली चेक करना ही बेहतर है, फिर आप कंक्लूड कर दोगे देयरफॉर फॉर a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, दैट इज a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। तो इस सेट ऑफ प्रॉब्लम जेई पे बिल्कुल आ सकता है कभी भी, बट एक्सरसाइज 1 पे देने का मकसद एक ही है ये क्वेश्चन को, ताकि आप करो, और बोर्ड में भी अगर आ जाता है 99% चांस है तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये सब कंसेप्ट तो होता नहीं है उधर, बट फिर भी अगर आ जाता है कभी भी तो ताकि आप कर पाओ, सिंपल क्वेश्चन होगा, ताकि आपका छूट जाएगा जो लोग सिर्फ बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो आप कर पाओ, इसीलिए मैंने जबरदस्ती एक्सरसाइज 1 में डाल दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे 22, 23, 24, 25, ये तो बोर्ड्स के लिए है, जेई के लिए भी है। एक्सरसाइज 1 में जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड्स और जेई दोनों के लिए, और एक्सरसाइज 3 इज ओनली फॉर जेई, ठीक है। तो ये तो 4 क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। फिर अगर आप 27 से कंटिन्यू सारे क्वेश्चन देखो तो ये भी आपको लगेगा कि ये बोर्ड्स में आने लायक है ही, ठीक है, ये भी जेई के क्वेश्चन ही है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस बोर्ड कभी भी पूछ सकता है ना। अगर डिफिकल्ट पेपर 2016 में सीबीएसई ने पेपर सेट किया था, मेरे को अभी भी याद है, 12th और 10th दोनों का पेपर इतना अच्छा क्वेश्चन था कि ऐसा क्वेश्चन शायद ही पिछले 20-25 साल में कभी भी आया हुआ है ना। अभी अगर आप देखते हो ना ध्यान से, कभी भी सीबीएसई 2016 क्लास 10th का पेपर और क्लास 12th का पेपर आप सर्च करके एक बार देखना, समझ में आ रहा है ना। 12th का तो आपको उतना हाई लेवल नहीं मिलेगा, बट 10th का पेपर जो बड़ा अच्छा पेपर था, मेरे को अभी भी याद है एक चीज, ठीक है। तो मतलब एकदम ऐसे बच्चों को ग्रेस नंबर देकर के पास कराना हुआ, सारे बच्चों को, सबको ग्रेस दिया, ठीक है ना, कि इतना हार्ड पेपर था, समझ में आ रहा है ना, उस रेस्पेक्ट में। बट जिस बच्चे ने इस लेवल में तैयारी कर रखा है उसके लिए तो वो हार्ड नहीं होगा ना, ऑर्डिनरी क्वेश्चन होगा। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में अकर होता है तो पूरा दुनिया नहीं कर पाएगा, बट जिसने सही से तैयारी किया वो तो कर पाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो सेफ साइड में रहने के लिए क्या बोल रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज फिर नहीं करना है तो मत करो ना, जिनको करना है वो करो, मैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूँ, करा के दे रहा हूँ एक एक चीज, है ना, चाहे वो कहीं का भी हो, समझ में आ रहा है ना। तो बट एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 जो है उसको तो कंप्लीट करो, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, नोट कर लेना अच्छे से, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, ठीक है, बोल रहा है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा, वो आप जज करो, ठीक है। तो रोमन 1 fx बराबर क्या दे रखा है, x mod x, है ना। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल, पहले इसको ब्रेकिंग करेंगे तो ये x² हो जाएगा, जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इक्वालिटी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के केस में mod x will open as x and x into x will be x², ठीक है। तो अभी आपको डिफरेंशिएट करना होगा सबसे पहले, तो f dash x निकालो, तो f dash x क्या हो जाएगा, twice x हो जाएगा ना, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये माइनस twice x हो जाएगा, तो x लेस देन 0। अभी देखो यहाँ पे x तो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हर केस में आपका डेरिवेटिव जो है वो तो आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है ना, ठीक है। एज twice x is greater than equal to 0 for all x greater than equal to 0 and minus twice x is greater than equal to 0 for all x less than 0, so f dash x is clearly greater than equal to 0 for all x belongs to the real number, that is fx equal to x mod x increases for all x belongs to real number। इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए x² है और यहाँ पे माइनस x² है, बस इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आ जाता है ना, कि ये वो डिस्क्रीट वैल्यू है जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, एक पॉइंट में 0 होने से उसको हम
मोनोटोनिक नहीं बोल सकते, उसको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? नॉन डिक्रीजिंग बोलने का कोई जरूरत नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू पे जीरो हुआ एक्स क्यूब की तरह। समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो अपन बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए जान के रखते हैं कि यहाँ पे देखो कर्व का कनकेविटी चेंज हो रहा है, कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड है। तो जिस पॉइंट पे ग्राफ का डबल डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस आपको पढ़ाएगा लेक्चर 1 में, तो उसी चीज से आप रिलेट कर सकते हो, जहां पे ग्राफ का कनकेविटी चेंज होता है उस जगह को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ेंगे ये सब मैक्सिमा मिनिमा में, इन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, और अगर दूसरे वाले पार्ट का बात करो तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, जहां पे एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। सही है? तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ पे हो गया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस है, तो डेफिनेटली अगर मैं सोचूं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो इसको सॉल्व करना, इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए दोनों को ही मैं कॉस में लेकर के चला जाता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी आप क्या बोलोगे? फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 cos x माइनस 1, और अंदर आ जाएगा cos x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी cos x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव ही है, अब जानते हो ना कि cos x प्लस 1 अगर डिनोमिनेटर, ये 0 भी हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है, बट एज डिनोमिनेटर में हो तो तब 0 के बारे में सोचता, अभी तो 0 के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इक्वालिटी तो है ही प्रेजेंट। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो कि 2 cos x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, अभी इस इंटरवल में, इस गिवन इंटरवल में आप सोच लो ना कि cos x हाफ से बड़ा कहां पे होता है, ग्राफ से सोच लो, तो cos x ये 0 से पाई बाई 2 ना, 0 से पाई बाई 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया हाफ, तो cos x हाफ से बड़ा, हाफ तो कहां पे होगा, हाफ हो जाएगा 60 डिग्री पे, दैट इज पाई बाई 3, तो 0 से पाई बाई 3 में हाफ से बड़ा होगा, और पाई बाई 3 से पाई बाई 2 में हाफ से छोटा हो जाएगा। क्लियरली दिख रहा है ना? तो अब यहाँ पे कंक्लूड कर दोगे कि as x belongs to 0 से पाई बाई 2, therefore x belongs to 0 से पाई बाई 3, ठीक है, तो आप लिख दोगे therefore fx increases in the interval 0 से पाई बाई 3 and it decreases in the interval पाई बाई 3 से पाई बाई 2। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? बस वही चीज है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलो 23 देखो, 23 में क्या बोल रहा है? 23 में बोल रहा है कि fx एक फंक्शन दे रखा है, उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आपको प्रूफ करने बोला गया है। किस इंटरवल में बोला गया है आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाओ 0 से 1 पे, ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे, है ना? वी हैव fx is equal to n upon n plus 2, ये क्या है? x upon x plus 2 होना चाहिए, सही कर देना, यहाँ पे x by x plus 2 हो जाना चाहिए, और जहां पे x का वैल्यू दे रखा है आपको 1 by n plus 1 से बड़ा और 1 by n से छोटा या फिर इसके इक्वल, और n 1 2 3 सिर्फ 1 2 3 है क्या, डॉट डॉट होगा, n 1 2 3 डॉट डॉट चलता जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है 0 से 1 पे, आपको क्लियरली बता रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि 0 से 1 पे देखना है ना, ठीक है, n का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 1 होता है, फॉर n इक्वल टू 1 हमें क्या मिलेगा, वी हैव fx, अच्छा समझ गए,
अच्छा तो ये तो x का वैल्यू तो हमें नहीं पता, ये तो सही है, समझ गए, n बाई एन प्लस टू ही होगा, सही है सही है सही है, n बाई एन प्लस टू ही होगा, ठीक है ना। और जहां पे फंक्शन ऑफ x ही होगा ये, क्योंकि x तो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, बिल्कुल सही है, x n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई f ऑफ x n के फंक्शन में लिख दिया। तो n अगर 1 हो गया तो ये हो जाएगा 1 बाई वन प्लस वन, और x का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई टू से 1 तक। तो fx का वैल्यू हाफ आ गया व्हेन x इज इन द इंटरवल हाफ से 1। अच्छा, इटरेशन का क्वेश्चन हो गया, समझ गया। फिर n का वैल्यू 1 से 2 से 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, तो n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, fx का वैल्यू मिल जाएगा 2 बाई 3, 2 बाई 2 प्लस 1 3 मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाई 3 से 1 बाई 2, समझ गया। n इक्वल टू 3 के लिए सिमिलरली fx आ जाएगा 3 बाई 4, और x का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 4 से 1 बाई 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, यही चीज, ठीक है। तो एकदम 1 बाई 4 धीरे 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 धीरे, और f0 पे आकर के आपको क्या मिल रहा है, f0 तो 1 मिल रहा है ना, f0 तो 1 मिल रहा है ना, तो f0 कब होगा, जब यहाँ पे x का वैल्यू 1 से हाफ तक तो मिल गया ऑलरेडी। अभी n का वैल्यू पे धीरे धीरे ऐसे करते करते इंफिनिटी तक चले जाते हैं, तो इंफिनिटी से ये तो 0 से, ये समझ गया ना, ये 0 का बहुत नजदीक वाला इंटरवल होगा, और उस जगह पे आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, f0 1, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि आप 0 से 1 इस इंटरवल को अगर बहुत सारे सब इंटरवल में डिवाइड कर देते हो, फिर यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख दोगे, हो जाएगा, ठीक है। ये कोई डेरिवेटिव टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा लॉजिकल एसेशन आप मार सकते हो, ठीक है ना। तो 0 से 1 पे देखो ना, 1 से हाफ में वैल्यू हाफ है, फिर हाफ से 1 बाई 3 पे जितना 0 के नजदीक आ रहा है वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और नजदीक आ रहा है वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और 0 के नजदीक आकर के एकदम 0 पे पहुंच गया तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते हाफ से बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, ठीक है ना। तो मतलब मैं जितना 0 के नजदीक जा रहा हूं वैल्यू उतना बढ़ रहा है, वैल्यू उतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 0 से 1 की तरफ अगर गया तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा इन द इंटरवल 0 से 1, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे कमेंट दोगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट fx the value of fx continuously increasing as x varies from 1 to 0 in different सब इंटरवल्स, ठीक है, ऐसे लिख देना, इन डिफरेंट सब इंटरवल्स, ठीक है ना। एज डिक्रीज हो रहा है, बट एज डिक्रीज हो रहा है बॉक्स एक्स की तरह, है ना, ऐसे एकदम पूरा डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, एक इंटरवल में उसका वैल्यू कांस्टेंट है, फिर अगला इंटरवल में ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, स्टेप होकर के डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ऐसे हो रहा है, वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, 1 से 0 के नजदीक आ रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे मतलब फंक्शन कंटिन्यूअसली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लिखोगे कि एज fx इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एज x वेरीज फ्रॉम 1 to 0 through different sub intervals, therefore the function fx is monotonically decreasing in the interval 0 to 1। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और अगर आप साइड में ये ग्राफ भी बना करके देते हो तो बहुत अच्छा होगा, है ना, कि हाफ से 1 पे 0 से 1 के बीच में ग्राफ बना सकते हो ना, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 0 है, थोड़ा सा बड़ा इंटरवल ले लो, 1 पे तो आंसर क्या मिलेगा, f0 पे तो 1 है, f0 पे 1 है, और 1 पे क्या होगा, हाफ से 1 पे तो ये हाफ ही है ना, हाफ से 1 पे तो ये हाफ ही है, ये मान लो आपका हाफ है, हाफ से 1 पे आंसर हाफ है, ठीक है ना, हाफ से 1 पे तो पूरा आंसर हाफ ही है। इससे पहले हाफ से मान लो, हाफ से कहां तक गया, 1/3 तक, हाफ से 1/3 तक वैल्यू ऐसे गया, फिर 1/3 से 1/4 तक, फिर उसके बाद सब इंटरवल में वो इंक्रीज होता एट ए टाइम आकर के 1 पे पहुंचेगा। तो ये नेचर हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है। ये भी आप चाहते हो तो साइड में दिखा सकते हो, क्लियर है ना, समझ आ रहा है। तो लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली, मेरा जगह नहीं है, मैं आपको डिक्टेट कर दी ऑलरेडी, आप प्रॉपर्ली अच्छे से सॉल्यूशन बना करके लिख लो, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अच्छा, इनइक्वालिटी प्रूफ आ गया ना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं 25 करा देता हूं आपको। 25 कर लोगे? अच्छा, इनइक्वालिटी वाला जितना भी क्वेश्चन है इनइक्वालिटी प्रूविंग का वो एक साथ कर देता हूं, है ना। 25 कर लूंगा, फिर 35 कर लूंगा, फिर 24 कर लूंगा, होगा ना। ऐसे करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। देखो क्या है, बेसिकली हम मोनोटोनिसिटी के कंसेप्ट के थ्रू हम इनइक्वालिटीज को भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कैसे प्रूव करेंगे वो चीज आपको ध्यान से समझना है। एक प्रूफ देखो, आराम से अपना आप सारी चीज समझ जाओगे, ठीक है। ये जो sin x लेस देन x लेस देन 10x ये सब होता है ना, 0 से π/2 में, फिर 0 से -π/2 में ये उल्टा हो जाता है। ये सारी चीज पहले तो हम लोग ग्राफ में ऑब्जर्व करते थे फंक्शन में, ठीक है। ग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व करता था, मैं आपको सिखाता था। बट अभी आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आप दोनों को क्या करो, या तो sin x को इधर लेके चले जाओ या तो x को इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है। और आप एक फंक्शन एज्यूम करें, ठीक है। आप या तो x को इधर भेज दो या तो sin x को उधर भेज के एक फंक्शन एज्यूम करो, और वो फंक्शन एज्यूम करने के बाद सारा खेल होगा। जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। कुछ भी करोगे तो चलेगा, x को इधर लेके आ जाओ या फिर sin x को इधर लेकर के चले जाओ, एक ही बात है। मैंने कुछ भी एज्यूम कर लिया, आप दूसरा वाला एज्यूम करके देख लेना, आंसर आपका सेम आएगा। ये मैंने फंक्शन मान लिया, ठीक है। चलो अभी f' निकालो जरा ध्यान से, वो क्या आएगा, 1 - cos x आएगा, सही है, ठीक है ना। अभी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 हमें ये पता है कि cos x जो है वो किसके बीच में है, cos x जो है वो किसके बीच में है, वो 0 से 1 के बीच में है। 1 पे इक्वालिटी नहीं आएगा, 0 पे आएगा बट 1 पे नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे ओपन है यहाँ पे, ठीक है। तो -cos x कहां से कहां के बीच में हो गया, -1 से 0 के बीच में हो गया, ठीक है। तो 1 - cos x किससे किसके बीच में हो गया, 1 ऐड कर दो सारे तरफ, तो ये 0 से 1 के बीच में आ गया, ठीक है ना। देयरफॉर क्लियरली पता चल रहा है कि f' जो है वो बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 ओपन 1 क्लोज हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, दैट इज f' ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी भी नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। समझ में आ रहा है ना। अगर f' ग्रेटर देन 0 मिल गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, f(x) is increasing in 0 से π/2। इस पूरा इंटरवल में f(x) फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर f(x) इंक्रीज करता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, therefore for all x belongs to 0 से π/2, है ना, if x great we have x तो इसी इंटरवल का कोई ना कोई एलिमेंट है ना, तो अगर x इसी इंटरवल का कोई ना कोई एलिमेंट है तो x तो डेफिनेटली 0 से बड़ा ही होगा। x इस इंटरवल का अगर एलिमेंट है तो 0 से बड़ा होगा ना, क्योंकि ये इंटरवल तो पूरा पूरा 0 से बड़ा है। तो x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x जो है वो भी f ऑफ 0 से बड़ा होगा। याद आया वो नोट कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 से बड़ा है। कब ऐसा होगा, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये देखो आपने इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया फंक्शन को। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे x माइनस साइन एक्स ना मान के साइन एक्स माइनस एक्स मानते तो फंक्शन आपको डिक्रीजिंग मिलता, ठीक है। और तब आप fx लेस देन f ऑफ 0 लिखते, है ना। तो अभी मेरा fx क्या हो गया, x माइनस साइन एक्स हो गया, और f ऑफ 0 क्या हो गया, 0 माइनस साइन 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियरली प्रूफ हो गया कि x इज ग्रेटर देन x साइन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट अगर यहाँ पे आप लेस देन आ जाता तो यहाँ पे sin x माइनस x आता तो वही प्रूफ होता कि sin x इज लेस देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो कुछ इसी तरीके से अपने को सोचना होता है एंड अकॉर्डिंगली चीजों को प्रूफ करना होता है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। अभी आप ये वाला खुद से ट्राई करके देखो, आराम से हो जाएगा, है ना। मैं राइट पेन से करके दे रहा हूँ, है ना। x माइनस, ये आप पॉज करके नोट कर लो, मैं हट रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो, मैं बस एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस x आ जाएगा, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/1 प्लस x आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो x/1 प्लस x आएगा, है ना, x ग्रेटर देन 0। अभी आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 we have x/1 plus x is greater than 0, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ठीक है ना। therefore f' क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। f' अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो therefore fx is increasing function, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आप क्या लिख सकते हो, fx ग्रेटर देन f ऑफ 0,
और f ऑफ 0 क्लियरली यहाँ पे 0 आ रहा है, तो x ग्रेटर देन log ऑफ 1 प्लस एक्स इजीली प्रूफ हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरे बात, है ना? तो बड़ा सिंप्लीफाइड पैटर्न है, आराम से ये सब प्रूफ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, है ना? fx को आप क्या मान सकते हो, या तो ऐसे मान लो fx को, ठीक है, या तो आप 3x माइनस दिस मान लो, ठीक है ना? आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना? अभी इसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाओ, आराम से एक झटके में प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब एकदम सिंपल पैटर्न है, ये सब एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी है, ठीक है ना? मोनोटोनिक का जो डेरिवेटिव टेस्ट है उसका एप्लीकेशन करके आप ये सब कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो याद रखना, मोनोटोनिसिटी के हेल्प से आप इनइक्वालिटीज को प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे? 24 देखो, इस पैटर्न का सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? ये जो इनइक्वालिटी वाला पैटर्न है, इस पैटर्न का सबसे बेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा 24। तो 24 में मैं आपको बता के दे रहा हूं, है ना? यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख गया, कुछ पता ही नहीं चला, पता ही नहीं पड़ा कि करना क्या है सर एग्जैक्टली। तो इस चीज को हम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले वो चीज सीखना पड़ेगा, है ना? तो इस तरीके से अटपटा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको दिख जाता है कि जहां पे दो वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आपको उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे, देखते हैं। चलो सबसे पहले लिख देते हैं टू प्रूफ वाला सेक्शन। टू प्रूफ करना क्या है हमें, a प्लस बी होल टू द पावर n इज लेस देन इक्वल टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ठीक है ना? जहां पे a b दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है और n का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ये प्रूफ करना और ये प्रूफ करना क्या बराबर है, b टू द पावर n से डिवाइड कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी प्लस 1 होल टू द पावर n हो जाएगा ना। इधर आ जाएगा a बाई बी होल टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये प्रूफ करना और ये प्रूफ करना तो बराबर है ना दोस्त, बोल समझ में आ रहा है ना? ये दोनों तो प्रूफ करना बराबर है, ठीक है? अभी अपन डायरेक्टली क्या मानेंगे यहाँ पे, लेट a बाई बी इक्वल टू x, ठीक है? तो एज a b दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव होगा, दोनों का रेशियो भी डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या अभी आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा सर हमें ये चीज प्रूफ करना है। अगर हमें ये चीज प्रूफ करना है तो फंक्शन क्या मान लेंगे, मान लो ना फंक्शन लेट a बाई बी इक्वल टू एक्स एंड एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, x प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n माइनस 1, ये मान लेते हैं fx। और अभी इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कुछ भी प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास n माइनस 1, ये आ गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? क्लियर है? चलो तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से n कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1, है ना, माइनस x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो देखो अभी मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि x तो पॉजिटिव है ना, सिंस अभी मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे जैसे पहले रैशनलाइजेशन करके इसको पॉजिटिव दिखाया था, ऐसे ही यहाँ पे खेलना पड़ेगा आपको। क्या कर सकते हो, फॉर ऑल सिंस x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि 1 प्लस x जो होगा वो तो 1 से x से बड़ा होगा। ये तो क्लियर है ना कि 1 प्लस x से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वन प्लस एक्स अगर बड़ा है तो n माइनस 1 जब पावर में रखेंगे, n माइनस 1 तो एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी अगर पावर में रख देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा ही नहीं होगा, होगा ना इनइक्वालिटी रिवर्स। तो अभी अगर मैं दोनों का पावर में n माइनस 1 रख देता हूं तो ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 अगर है तो 3 के पावर में अगर -2 और 2 के पावर में अगर -2 रख देता हूं तो 1/9 1/4 से बड़ा थोड़ी ना होगा, छोटा हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि since n is less than 1 therefore n minus 1 is negative, n minus 1 नेगेटिव हुआ तो पावर में अगर नेगेटिव रखते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ये सब आप इनइक्वालिटी में पढ़ के आए हो, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? इसको आप रोमन फॉर्म मार्क करके रख दो, ठीक है? therefore f dash x equal to n into x plus 1 होल टू द पावर दिस
इज नेगेटिव, हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया फ्रॉम 1, और ऑलरेडी सबको पता है कि n हमेशा पॉजिटिव है, इसीलिए देखो ये इंटरवल दिया, ये इंटरवल अगर नहीं देगा तो क्वेश्चन अपन कर ही नहीं पाएंगे। तो अब x लेस देन 0 हो गया, देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। देयरफॉर x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज, x ग्रेटर देन 0 तो दिया हुआ है ना, ये देखो हमने निकाल दिया था, x ग्रेटर देन 0 किसको इंप्लाई करेगा, fx लेस देन f0, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, तो f फंक्शन अगर ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा ही होगा। तो fx क्या आ गया, fx आ गया x plus 1 whole to the power n minus x to the power n minus 1 लेस देन f0, कितना हो गया, f0 हो जाएगा 1 minus 1 0, ठीक है, ऐसे लिख दो इसको, 1 minus 0 minus 1 तो 0 आ जाएगा। यहाँ से कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया कि x plus 1 whole to the power n is less than x to the power n plus 1। अभी x की जगह में पुटिंग x equal to a by b we have, आराम से सॉल्व करो, आपको ये इनइक्वालिटी मिल जाएगा, है ना, और साइड में बस कंडीशन लिख देना। क्लियर, समझ आ रहा है ना। तो वही कंसेप्ट होता है इनइक्वालिटी प्रूविंग के पीछे, जो कि आपको अच्छे से सीखना है, और मैंने आपको सिखा दिया वो पूरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से नोट करना और समझ के प्रैक्टिस करना है, सिंपल है ये सब, ठीक है। बट अगर जिंदगी में कभी करोगे नहीं ये सब, है ना, तो आपका बात नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझ के करो, आराम से चीजें सारे सॉल्व होगा, ठीक है। टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं, तैयारी अगर करेंगे मैक्सिमम लेवल तक करेंगे, ताकि हर एक चीज हमारा सॉल्व हो। अभी बोल रहा है, देखो ये एक अजीब सा क्वेश्चन आपको लग सकता है कि इंटरवल ऑफ x आपको निकालना है जहां पे fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और fx और gx कुछ इस तरीके से रिलेट किया हुआ है, ठीक है ना। fx और gx, अच्छा fx और gx को रिलेट नहीं किया, यहाँ पे gx को ही रिलेट कर दिया, ठीक है। चलो इसको मैं fx और gx से अगर रिलेट कराना चाहता हूँ तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इधर f लगा देता हूँ, फिर g, फिर f, फिर g, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इधर f, फिर g, फिर f, फिर g, ऐसे कर देते हैं, और अच्छा सवाल बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं कि f ऑफ, पहले ये देखते हैं कि f ऑफ x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन, अगर f ऑफ ट्वाइस x माइनस 2 है तो होगा क्या, सिंपल सा लॉजिक है। अगर f फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, अगर f डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे f को बोल के दिया है इंक्रीजिंग और g को बोल के दिया है डिक्रीजिंग, तो यहाँ से जब मैं इनपुट के बीच में रिलेशन लिखूंगा तो इनइक्वालिटी क्या रहेगा, अगर ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहेगा, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आप पढ़ के आए हो कि fx1 अगर fx2 से बड़ा है तो x1 भी x2 से बड़ा होगा, तो यहाँ से सॉल्व करके आराम से आप x निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में, एफ जी आपको बोल रहा है कहां तक, आपको 2019, कितना डॉट 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 टाउन्स यहां पे चल रहा है 2019 तक। अच्छा देख, एक बार अगर मैं यहां से f को हटाऊं तो ये इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि f के अंदर वाला इनपुट के बीच में तो इनइक्वालिटी वही रहेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है। चलो एक बार अगर मैं g को हटाता हूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये वही सिचुएशन वापस आ गया आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, बट दो टर्म कम हो गए, समझ में आ रहा है। क्लियर है, दो टर्म कम हो गया। तो अभी अगर मैं इसमें ऐसे सोचने का प्रयास करूं कि f है g है, फिर f है, फिर g है, फिर f है, फिर g है, तो एक बार f और g खत्म होने के बाद ये क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, ठीक है, पक्का। चलो अच्छा, यहाँ पे तो वेरिएशन आ जाएगा यार, यहाँ पे तो वेरिएशन आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली कहानी में, अगर सिर्फ जी होता जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, सिर्फ अगर जी ऐसे अगर होता, ठीक है ना, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे जी ट्वाइस एक्स माइनस 2 ऐसे अगर होता, तो एक जी हटाने से इनइक्वालिटी घूमता, एक और जी हटाने से इनइक्वालिटी वापस चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक जी अगर हटाएंगे तो इनइक्वालिटी लेस देन हो जाएगा, एक और जी हटाएंगे तो वही लेस देन वापस ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी बार बार चेंज होगा ना, बिकॉज जी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है,
ठीक है, तो g ऑफ x1 अगर g ऑफ x2 से बड़ा है तो x1 x2 से छोटा होगा, अगर g ऑफ x1 g ऑफ x2 से छोटा है तो x1 x2 से बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे चेंज होता जाएगा बार बार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक बार क्वेश्चन में ओरिजिनली ग्रेटर है, तो जैसे ही पहला बार हटाएंगे तो लेस होगा, दूसरा बार हटाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, मतलब दो बार हटाने से वो सेम हो रहा है। तो 2018 बार जब हटाएंगे तब तो वो ऐसे ही सेम रहेगा ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स हटाने से ये सेम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो 2019 बार जब हटाएंगे, 19 वाला g जब हटाएंगे तब इनइक्वालिटी सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे जो था जस्ट उसका पलट के लेस देन हो जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक g हटता जाएगा ऐसे चलेगा। इसका बात नहीं कर रहा हूं, अगर सारे सारे g होता तो जो पहले लिखा हुआ था, यहां से सॉल्व करके x निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? बट यहां पे तकलीफ क्या है कि अगर यहां पे अगर 2020 टर्म्स दे देता तो वापस x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2x माइनस 2 ही होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? बट एज अभी इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ करके इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि f लगाया, फिर g लगाया, फिर f लगाया, फिर g लगाया, ऐसे नाटक कर दिया। ठीक है, और इधर ग्रेटर देन f है, फिर g है, फिर f है, फिर g है, twice x माइनस 2, ऐसे हो गया। ठीक है ना, 2019 टर्म्स, यहाँ पे भी 2019 टर्म्स। तो अभी आपको थोड़ी देर तक चल के देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहानी हो क्या रहा है। एक बार अगर मैं f हटाया तो ये ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, फिर अगर मैंने g हटाया तो ये लेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हटाने के बाद ये लेस हो रहा है, मतलब दो, यहाँ पे तो टोटल 2019 ऐसे एफ जी सब कुछ मिला के टोटल 2019 का कॉम्पोजिशन है ना, 2019 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। तो बेसिकली आपको दो फंक्शन हटाने के बाद ये वापस लेस देन बन जाएगा। फिर तीसरा वाला अगर हटाएंगे, तीसरा वाला कौन है, एफ है, तीसरा वाला अगर हटाएंगे तो क्या होगा दोस्त, तीसरा वाला अगर हटाएंगे तो क्या होगा, तीसरा वाला अगर हटा देंगे तो लेस देन ही रहेगा, और अगर चौथा वाला हटा देंगे तो वापस ये ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? चौथा वाला हटाएंगे तो वापस ग्रेटर हो जाएगा, मतलब पहले जो साइकिल बन रहा था वो दो फंक्शन हटाने से ही ग्रेटर मिल रहा था, बट अब की बार चार फंक्शन हटाने के बाद आपको ग्रेटर मिल रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब की बार आपको चार फंक्शन हटाने के बाद ग्रेटर मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर चार फंक्शन हटाने के बाद ग्रेटर मिल रहा है तो 2019 को 4 से डिवाइड करो, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो ये सब है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, तो 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 3, मतलब एकदम अंत पे जो सीनरी होगा एफ जी एफ जी एफ जी एफ जी ऐसे कर करके तो इनइक्वालिटी सेम आ जाएगा। ये 4 हटेगा ग्रेटर मिल जाएगा, ये 4 हटेगा ग्रेटर मिल जाएगा, ये 4 हटेगा ग्रेटर मिल जाएगा, ऐसे कर करके जब मैं टोटल 2016 तक हटा दूंगा तो इनइक्वालिटी सेम आ जाएगा। उसके बाद जो चेहरा बना हुआ रहेगा वो किस तरीके से रहेगा जरा देखो ना। उसके बाद वापस f आएगा, फिर g आएगा, फिर f आएगा, ये बचेगा। एट द एंड जाकर के आपके पास ये रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं एक f हटाया तो इनइक्वालिटी सेम, अभी अगर मैं एक g हटाया तो इनइक्वालिटी रिवर्स, और अगर वापस मैंने f हटाया तो इनइक्वालिटी क्या सेम ही रहेगा ना, क्योंकि f फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। मतलब आपका आंसर जो है वो इसको सॉल्व करके कोई ना कोई मिलेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 2x माइनस 2 सॉल्व करके ये आपको आंसर मिलेगा, या तो x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2x माइनस 2 सॉल्व करके आंसर मिलेगा। ठीक है ना, है ना? तो आपको आप उम्मीद मत करो कि दोनों में से कोई भी एक को टिक कर दोगे तो हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बट प्रॉपर्ली ये सबको एनालाइज करना आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो बड़ा खूबसूरत चीज है, अगर समझ नहीं आता है तो प्रॉपर्ली मुझे कॉल करोगे, मैं आपके साथ डिस्कस करके आपको तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आता। बट अगर पूछोगे नहीं तो मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो हो गया ये क्वेश्चन, है ना? आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है देखो, और कितना बाकी, 3 4 5 क्वेश्चन बाकी, फटाफट कर लेते हैं। ये फंक्शन किधर इंक्रीज हो रहा है किधर डिक्रीज हो रहा है ये सब पूछ रहा है। x टू दी पावर 9/9, अरे भाई 9 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत दिखाएंगे थोड़ा। एफ निकालो सबसे पहले, क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 8 माइनस x टू दी पावर 6 5
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे आ जाएगा। अभी x बिलोंग्स टू रियल, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन रियल होगा, रियल पे चेक करना है कहां पे इंक्रीज करेगा कहां पे डिक्रीज करेगा। ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी का शीट में एडवांस में 20 साल 30 साल पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पे 12 डिग्री का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उस जगह पे आपको ग्रेटर देन लेस देन पूछ रहा था। उधर मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था कि कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखो कि x टू दी पावर 5 अगर मैं कॉमन लेता हूं x2 माइनस 1 बन रहा है, यहाँ पे x कॉमन लेने से x माइनस 1 प्लस 1 बन रहा है। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अभी बोलोगे x लेस देन 1 के लिए कैसे सोचे सब? पहले x इक्वल टू 1 के लिए सोच लो। x इक्वल टू 1 के लिए तो ये 1 ही आ रहा है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी x लेस देन 1 के लिए कैसे सोचना है? यही चीज मैं सिखाया था उस क्वेश्चन में। अगर विश्वास नहीं करते हो ना, आपको जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था इनइक्वालिटीज, उसका शीट में जाकर के देखना। एक्सरसाइज 4 में ये क्वेश्चन 2 या फिर 3 किसी नंबर पे दिया हुआ है ना। हर साल कराते वही क्वेश्चन, मेरे को याद होंगे, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? एक्स लेस देन 1 जी ने बहुत मैंने पूछा था। इस प्रकार की चीजें करना आपको आना चाहिए, है ना। इसी को अप्लाई कर रहे हैं, इसी को अप्लाई करके मोनोटोनिसिटी में एक क्वेश्चन बना दिया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो जस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखो। x टू दी पावर 8 को छेड़खानी मत करो, उसको रख दो। फिर यहां से आप x स्क्वायर को कॉमन लो, प्लस x स्क्वायर कॉमन लो, तो अंदर आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स क्यूब मिलेगा। फिर आप इसको पलट के रख दो 1 माइनस एक्स। अभी आप देखो कि x अगर 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स तो 0 से बड़ा है ना, तो 1 माइनस एक्स अगर 0 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इस केस में भी ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से सोचोगे तो ये बहुत आसान है। अदरवाइज x लेस देन 1 के लिए ये प्रूफ करना कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इसका बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव और बहुत काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या मिल गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या फिर x लेस देन 1 हो, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये एक्सप्रेशन पूरा पूरा पॉजिटिव हो गया। दैट इज f डैश पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? विदाउट नहीं ना, मतलब समझ ही आता है कि ये 9 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये जो कि एक 8 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा। और एज ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हमेशा इंक्रीजिंग है, तो कोई टर्निंग नहीं होगा, डायरेक्टली ये ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 0 पे चेक कर लो वैल्यू, 0 पे 1 आ रहा है ना, तो बस इसका जो एक ही रियल रूट, इसका रियल रूट कितना होगा? देखो इस कंसेप्ट के थ्रू मैं ये भी कमेंट कर सकता हूं कि इस फंक्शन का नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, जो जेई के फेवरेट टॉपिक है। नंबर ऑफ रियल रूट्स इसका कितना होगा? सिर्फ 1 होगा, और बाकी 8 के 8 इमेजिनरी रूट होगा। हाईएस्ट डिग्री 9 है तो 9 रूट्स होगा, बट एक रियल होगा, 8 के 8 इमेजिनरी होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियरली पता चल रहा है, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो कितना सुंदर क्वेश्चन बन जाएगा ना। ये फंक्शन मैंने दे दिया और आपको पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर दिस फंक्शन, तो उधर मोनोटोनिसिटी भी टेस्ट हो गया, इनइक्वालिटी का नॉलेज भी टेस्ट हो गया, सब कुछ टेस्ट हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो बढ़िया से अच्छे से कीजिएगा ये सारे चीज। समझ में आ रहा है ना? बोलोगे सर ये सब एक्सरसाइज 1 में क्यों दिए? एक्सरसाइज 1 में देने का लॉजिक है, ये क्वेश्चन अगर प्रूफ करने बोल दिया बोर्ड एग्जाम में कि शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो करना चाहिए ना। ये सब जो केसेस मैंने बना करके केस 1 x ग्रेटर देन 1 के लिए दिखाओगे, फिर केस 2 x लेस देन 1 के लिए दिखाओगे, ये सब आना चाहिए ना। अगर ये सब नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए एक्सरसाइज 1 में डाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 इज फॉर जेईई एंड बोर्ड्स बोथ, है ना? याद रहिए, बोर्ड्स के लिए तो करना ही है, जेईई के लिए तो करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि सारे बेसिक क्वेश्चन उधर ही है। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से ये सब कॉपी में डिटेल सॉल्यूशन जो है वो बना करके नोट करके रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखते चलो, 29 में क्या बोल रहा है? फंक्शन दे रखा है, टाइम हो गया बहुत, चलो फंक्शन दे रखा है, 1.5 घंटा तो हुई है। फंक्शन दे रखा है fx, जो कि है log ऑफ b स्क्वायर प्लस x माइनस log x, और आपको बोल रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो b का वैल्यू क्या होगा? तो f डैश निकालो, है ना? ये लेस देन 0 बोल रहा है। ठीक है, तो देख स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला, मतलब ये 0 भी नहीं हो सकता है भाई। ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है। आप सिंपल सा एक चीज पहले ही सोच लो ना, एक चीज आप पहले से ही सोच लो कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो x का ऑप्शन तो क्लियर है। अभी ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया,
तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बड़ा हो गया ना, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, मतलब ये छोटा हो जाएगा, है ना। क्लियर है, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये चीज इससे छोटा होगा ही होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अगर 1/3 है, ये 1/2 है, तो 1/3 1/2 से छोटा होता है, समझ में आ रहा है ना। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना ओवरऑल एक्सप्रेशन घटेगा। तो ये f dash लेस देन 0 तो होगा, वो तय है, बट फॉर एनी वैल्यू ऑफ b होगा, b का कोई भी वैल्यू ले लो, b² तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, तो क्या दिक्कत है। b का कोई भी वैल्यू ले लो, b² तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, b का कोई भी वैल्यू ले लो, b² तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो क्या दिक्कत है। ये तो लेस देन 0 होगा ही ना, फंक्शन डिक्रीजिंग तो हो रहा है ना। तो ये बोल करके बच्चा जो है सी ऑप्शन को मार्क कर देता है और उसका झोली पे नेगेटिव नंबर लेकर के आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज को ध्यान नहीं देता है, स्ट्रिक्टली वर्ड। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है कि फंक्शन क्या नहीं हो सकता, वो ये मतलब आप बोलोगे यहाँ पे आर्गुमेंट है इस क्वेश्चन पे, है ना। जो एग्जामिनर जो सोच करके क्वेश्चन बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुक में डेफिनेशन में लिखा हुआ रहता है ना कि f dash x is greater than 0 or less than 0 whatever for all x belongs to domain of the function, ठीक है ना। यहाँ पे वो ये समझाने का क्वेश्चन कोशिश कर रहा है कि अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो f dash का आंसर 0 हो जाएगा, अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो f dash का आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। तो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो पाएगा, नहीं आ रहा है। आप खुद सोच करके देखो ना कि अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो ये तो log x माइनस log x fx फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो fx अगर 0 हो गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन तो उसको नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, बट मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थोड़ी ना बोल सकते हैं, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थोड़ी ना बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है मेरी बात, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसको नहीं बोल पाएंगे अगर b का वैल्यू 0 हो गया। इसीलिए b का वैल्यू 0 आंसर में नहीं आना चाहिए। तो b का जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा रियल सेट माइनस 0। दिस इज द आंसर। आंसर जो होगा वो नल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। तो किस तरीके से बच्चे फंसते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। उसको समझने का प्रयास करो, और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, ऐसा गलती आपको दोबारा नहीं करना है। बोले f टेस्ट निकाल करके देख लिए, ये पॉजिटिव है तो ये तो इससे छोटा होगा, ये नेगेटिव हमेशा होगा, b का वैल्यू कुछ भी पुट करे, b² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, b बिलोंग्स टू r टिक लगा दिया। नहीं, स्ट्रिक्टली वर्ड को देखना पड़ेगा ध्यान से कि स्ट्रिक्टली क्या बता रहा है। स्ट्रिक्टली का मतलब है कि अगर b 0 हो गया तो ये तो 0 आ रहा है, ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो नहीं सकता है, तो b को 0 नहीं होना पड़ेगा। दैट इज पूरा रियल सेट आंसर नहीं हो पाएगा, r माइनस 0 शुड बी द आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, प्रॉपर्ली अच्छे से लिख के रखना दोस्त। आगे देखते हैं, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ gx। gx एक फंक्शनल दिया है जो एक फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखा है, आपको साथ में दे करके दिया है यहाँ पे कि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या जानते हो, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ f डैश जो है, डेरिवेटिव ऑफ f डैश जो है जैसे कि अगर मैं मान लूं माइनस x² कोई फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ, देखो f डबल डैश ग्रेटर देन 0, उसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ f डैश इज ग्रेटर देन 0। अभी f डैश को आप कोई भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूंगा, उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मतलब वो खुद क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना। किसी भी चीज का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द गिवन डोमेन, इन द गिवन डोमेन। समझ में आ रहा है ना। f डैश x, fx के बारे में नहीं बोल रहा हूं, fx इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो लेक्चर 1 में आपको बोला था दो केस बना के, fx इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज अगर करता है तो भी ये हो सकता है, डिक्रीज अगर करता है तो भी ये हो सकता है। याद है ना आपको दो कारण बोला था, एक ये वाला और एक आपको ये वाला। ये f डैश इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है fx फंक्शन, बट मैं यहाँ पे f डैश के बारे में बात कर रहा हूँ। f डैश इंक्रीज करेगा बिकॉज f डबल डैश पॉजिटिव है। इस चीज से ये चीज समझ में आना चाहिए। ये सब डिस्कस अगर नहीं होगा तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा ये सब। अभी आपको बातचीत करना है किसके बारे में, gx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
तो gx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में अगर बातचीत करना है तो g को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ट्वाइस एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ये कितना आ जाएगा x प्लस इधर आ जाएगा एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई एक्स। ठीक है, तो ट्वाइस एक्स यहां से कॉमन आ गया दोस्त, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सही है, क्लियर है। चलो तो अभी आपको बोला जा रहा है कि किस इंटरवल में एफ डैश इंक्रीज करेगा किधर डिक्रीज करेगा वो बताओ, है ना, वो बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से तो आपको सोचना पड़ जाएगा बहुत कुछ, क्योंकि केसेस बनना शुरू हो जाएगा ना। आप खुद सोचो ना कि फॉर gx टू बी इंक्रीजिंग क्या आएगा, फॉर gx टू बी इंक्रीजिंग g डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीज केस बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो ये पॉजिटिव केस 1 में आप करना अच्छे से, केस 1 में क्या हो जाएगा, या तो दोनों के दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों फैक्टर अगर पॉजिटिव होता है तो x तो पॉजिटिव होगा ही होगा, है ना, और ये भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और एज एफ डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डैश को अगर मैं हटा दूंगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका और इसका फाइनल इंटरसेक्शन जो आएगा वही हो जाएगा केस 1 का आंसर। समझ में आ रहा है मेरी बात। ठीक है, सिमिलरली आपको केस 2 करना पड़ेगा। केस 2 क्या करना पड़ेगा बोलो, केस 2 भी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। केस 2 क्या करना पड़ेगा, केस 2 में करना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली कि x लेस देन 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तो तब भी हो सकता है जब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाए। तो x लेस देन 0 और एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्लियरली मिल रहा है इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगा क्योंकि एफ डैश फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के केस 2 का आंसर निकालोगे और इधर केस 1 का आंसर निकालोगे, फिर केस 1 और केस 2 का यूनियन लेकर के फाइनल आंसर निकालोगे। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग वाला आंसर। ठीक है, तो उसको छोड़ के जो भी बाकी रहेगा पूरा रियल नंबर में, उस आंसर को छोड़ के जो भी बाकी रहेगा इंटरवल, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ऑब्वियसली आप जानते हो उसके लिए जीएक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो ट्राई करो, बता दिया। अभी अगर दिक्कत होता है, आंसर वगैरह मैच नहीं होता है तो वापस डाउट में पूछना, बता लेना। ये देखो, ये प्योरली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है 36, है ना, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकता है यार, है ना, बोर्ड्स में भी आ सकता है। आपको ये फंक्शन दे करके इन चारों में से कोई भी एक प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकता है, आप इग्नोर मत करो इसको। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी बिल्कुल आ सकता है, आप टेंशन मत करो। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है। समझ आ रहा है मेरी बात। चलो, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इस फंक्शन के बारे में जजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बोर्ड्स का सॉल्यूशन ही लिख के दे रहा हूँ। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x। तो एफ डैश एक्स आप बोर्ड वाला तरीका लगा करके अपना निकालोगे, मैं डायरेक्टली निकाल करके रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, सही है ना, प्लस a टू दी पावर x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1/x²। ठीक है ना, तो x टू दी पावर 1/x माइनस 2 तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा log x। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर लिखो व्हेन f dash x is greater than equal to 0 implies x to the power 1/x minus 2 into 1 minus log x greater than equal to 0, that is x less than equal to e. Since x to the power 1/x minus 2 is greater than 0 for all x belongs to R। एक्सपोनेंशियल आप जानते हो, पहले ही बता दिया मैंने आपको। Therefore आप क्या कमेंट करोगे कि fx is increasing for all x belongs to minus infinity से e and decreasing
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e से इंफिनिटी, e से इंफिनिटी के लिए डिक्रीजिंग है और माइनस इंफिनिटी से e के लिए इंक्रीजिंग है। अभी देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे पहला ऑप्शन आपको प्रूफ करने बोला है, मान लो पाई टू दी पावर ई इज ग्रेटर देन ई टू दी पावर पाई। इसको अगर थोड़ा सा छेड़खानी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पावर में अगर मैं 1/e इंटू पाई रख देता हूं, है ना, दोनों तरफ मान लो दोनों तरफ मैं पावर में पाई इंटू ई रख दिया, पावर में पाई इंटू ई रख दिया, इधर पाई पाई कैंसिल, इधर ई कैंसिल, इधर आ जाएगा पाई टू दी पावर 1/पाई, इधर आ जाएगा ई टू दी पावर 1/e। तो वैसे के लिए आपको ये प्रूफ करना है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आप क्या बोल सकते हो, अभी आप क्या बोल सकते हो, फॉर ऑल पाई ग्रेटर देन ई वी हैव, अभी पाई ग्रेटर देन ई, पाई और ई दोनों कौन सा इंटरवल का वैल्यू है, दोनों इस इंटरवल का वैल्यू है, ई से इंफिनिटी वाले इंटरवल का वैल्यू है। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा नेचर दिखा रहा है, डिक्रीजिंग नेचर दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ऑपरेट करूं दोनों तरफ तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, बोल सकते हो कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। दैट इज मैं बोल सकता हूं f ऑफ पाई शुड बी लेस देन f ऑफ e, है ना, सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल कौन सा, e से इंफिनिटी, e से इंफिनिटी में फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो f ऑफ पाई क्या हो जाएगा रे, पाई टू दी पावर 1/पाई हो जाएगा, f ऑफ e क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 1/e हो जाएगा। अभी बोथ साइड आप क्या कर दो, पाई e पावर में रख दो, है ना, टू दी पावर पाई e कर दो बोथ साइड, तो इधर पाई पाई कैंसिल होकर के पाई टू दी पावर e आ जाएगा और इधर e टू दी पावर पाई आ जाएगा। तो e टू दी पावर पाई इज बेसिकली ग्रेटर देन पाई टू दी पावर e, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको प्रूफ करने देता है कंसीडरिंग दिस फंक्शन प्रूफ दैट पाई टू दी पावर इज लेस देन e टू दी पावर पाई, तो आप आराम से इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको फॉल्स भी दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है ना, दोनों एक साथ एक तीर से दोनों शिकार हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज है, बट ये इनइक्वालिटी तभी वैलिड होगा अगर मेरा फंक्शन मैंने ये कंसीडर किया तो, समझ में आ रहा है। बेसिकली ये चीज हमेशा ट्रू है, e टू दी पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू दी पावर, ठीक है ना, बट उसको प्रूफ करने के लिए हमने इस फंक्शन का सहायता लिया, ठीक है। कोई इसको दूसरे किसी तरीके से भी प्रूफ कर सकता है, अगर ये प्रूफ हो रहा है तो बिल्कुल ही यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ट्रू है हमेशा, समझ में आ रहा है। अभी आप तीनों की तीनों ऑप्शन को कोई भी, जैसे यहाँ पे 2014 ग्रेटर देन 2013, फिर यहाँ पे 5/2 इज लेस देन e, क्योंकि e का वैल्यू 2.73 होता है और 5/2 2.5 होता है। सिमिलरली आप तीनों ऑप्शन को आराम से खुद से चेक कर सकते हो, इतना मेरा भरोसा है, ठीक है। तो वो आप आराम से खुद से कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल है ना, कंप्लीट सेट ऑफ लैम्डा निकालना है जिसके वजह से फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है ना, ये आपका जेई वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, कि आप जानते हो ना कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है x इक्वल टू 1 पे तो f ऑफ 1 पे जो वैल्यू होगा वो f ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू और f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू के बीच में होगा। यही तो इंक्रीजिंग का बेसिक डेफिनेशन हो जाता है ना। तो इस तरीके से डिफाइन फंक्शन बना के भी बेसिक रूल का मदद से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं वांट करके दे रहा हूँ, इसीलिए करा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो f ऑफ 1 इंक्रीजिंग बोल के दिया x इक्वल टू 1 में, मतलब डेफिनेशन ये हो जाएगा, क्योंकि ये आप जानते हो फ्रॉम द बेसिक रूल ऑफ मोनोटोनिसिटी डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन यही होता है, ठीक है। तो f ऑफ 1 क्या है, लैम्डा है, f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा पहले फंक्शन क्या है 1 माइनस h प्लस 1, ऐसे हो गया, और 1 प्लस h 1 के थोड़ा बाद फंक्शन क्या है 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस h प्लस 3, ठीक है। अभी आप जानते हो, पूरा दुनिया जानता है कि h हमेशा टेंडिंग करता है किसको, 0 को। तो एज h इज टेंडिंग टू 0 तो लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डाल दो तो 2 से, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है बेसिकली, लैम्डा 2 से बड़ा हो गया और इधर अगर 0 डाल देंगे तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये 3 से छोटा हो गया। तो लैम्डा का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया 2 से 3 हो जाएगा, फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए इस फंक्शन को x इक्वल टू 1 एक पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी इंटरवल में नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए x इक्वल टू 1 में इस फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए लैम्डा का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होना पड़ेगा। तो लगभग बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन आपको दे दिया और सारे प्रकार से किस तरीके से मैंने आपको सोचना है वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता रखा है। अभी करना वो पूरा आपके हाथ में, आप प्रॉपर्ली कीजिएगा तो बन जाएगा आराम से। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो बस आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, है ना।
तो एक्सरसाइज 1 हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, दैट्स इट, है ना। और हम लेक्चर 3 में, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ वो करेंगे एक्सरसाइज 3 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है ना, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है, इनमें से 25-30 क्वेश्चन मैं अच्छे क्वेश्चन ढूंढ करके दूंगा, रिमेनिंग आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? देन उसके बाद खत्म हो जाएगा मोनोटोनिसिटी, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा कंप्लीट हुआ प्रॉपर्ली। जो समझ नहीं आता है उसी वक्त साथों साथ फोन करके पूछना, मैं बार बार बोल के दे रहा हूँ, अगर नहीं पूछते हो तो वो आपका मर्जी, आप जानते हो, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप करते जाओ चीज़ों को, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो बस वही बोलना था, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।